कितने किस्से सुनाए आपको उस पहलवान के। एक पहलवान जिसका जन्म राजा महाराजाओं के घर में हुआ था, दौलत जर जमीन इतनी थी कि 7 पुश्तें बैठकर खाती, मगर उसने वो अपनी सारी जमीनें, सारी दौलत गरीबों को दान में दे दी। घर परिवार वालों ने बहुत विरोध किया, भाइयों ने बोलचाल तलक बंद कर दी, मगर वो टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन बापू ने उससे कहा था कि अगर जनता की सेवा करनी है तो पहले जनता के जैसा जीना सीखो। फिर देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थाल में सजाकर काबीना मंत्री का प्रस्ताव लेकर इसके दरवाजे पर खड़ी थी, मगर इस पहलवान ने उस प्रस्ताव को ठोकर मार दिया, ये कह के कि जनता के हक की आवाज बुलंद करता आया हूं, वो आवाज सरकार में बैठकर बुलंद नहीं हो सकती है, जनता के साथ जमीन पर बैठकर बुलंद होती रहेगी। इसीलिए मैं सरकार में नहीं शामिल होऊंगा, आपकी सरकार के खिलाफ जनता के हक की आवाज बनूंगा। नेहरू को लगा जैसे अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण सरीखे आदर्शवादियों को उन्होंने सियासत के पटल पर किनारे किया था, वैसे इस पहलवान को भी कर देंगे। मगर तारीख गवाह है, इस पहलवान ने जनता की हक की आवाज बुलंद करते हुए नेहरू के सामने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, इतने बड़े बड़े आंदोलन किए कि नेहरू को ना चाहते हुए भी मंत्रियों संतरियों को छोड़ दीजिए, अपने मन पसंद के चहेते मुख्यमंत्रियों तलक के इस्तीफे लेने पड़ गए। सरकारों के खिलाफ आंदोलन करने का कैसा पागलपन सवार था इस पहलवान पर, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आजादी के बाद के 20 सालों में इसने 80 दफा जेल यात्राएं की, और हर जेल यात्रा की वजह एक ही थी, जनता के हक की आवाज लेकर सरकार से भिड़ना। तभी तो लोहिया ने इसके लिए कहा था कि जब तक ये एक शख्स जिंदा है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र मर ही नहीं सकता है। मगर यकीन मानिए, इतनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद इस पहलवान को असली शोहरत तो दी 1971 के उसी लोकसभा चुनाव ने, जिन चुनावों में प्रधानमंत्री के सामने उनके गढ़, उनकी होम कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव कौन लड़ेगा, जब यह सवाल देश के विपक्ष के सामने आया था तो बड़े बड़े सूरमाओं की सिट्टी पिट्टी भूल गई थी। वाजपेयी के पास प्रस्ताव गया तो वाजपेयी ने हंस के टाल दिया, भैरव सिंह शेखावत के पास गया तो जवाब ही नहीं आया, चंद्रशेखर को दिया गया तो चंद्रशेखर के मुंह को सांप सूंघ गया। तब इसी पहलवान ने ताल ठोकी कि वो देश के प्रधानमंत्री के सामने उनके गढ़ में उन्हें चुनौती देगा। परिवार वालों ने, जान पहचान वालों ने कहा, क्यों खुदकुशी कर रहे हो, हारना तय है। तो इसने जवाब दिया, लोकतंत्र में जीत हार नहीं मायने रखती है, लड़ना मायने रखता है। और लड़ा, पूरी शिद्दत से लड़ा प्रधानमंत्री के खिलाफ वो चुनाव। मगर जब नतीजे आए तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की शिकस्त सामने थी। सामने प्रधानमंत्री के समर्थक ढोल नगाड़े बजाते हुए नाच रहे थे कि जीत गए, जीत गए, और पीछे समर्थक सर पकड़ के बैठे हुए थे कि हार गए, हार गए। मगर इन दोनों के बीच कहीं खड़ा हुआ ये पहलवान ये सोचने में व्यस्त था कि आखिर वो जीते तो कैसे जीते, और हम हारे तो कैसे हारे। और जब इस सवाल का जवाब उसे मिला तो वो जवाब लेकर पहुंच गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने, इस दलील के साथ कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रधानमंत्री की ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है, अपने सरकारी अधिकारी के सहारे चुनाव प्रचार किया है, जबकि वो सरकारी अधिकारी के पद से पदच्युत भी नहीं हुआ था। सरकारी जीपों का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार किया है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। ये इल्जाम इतने बड़े थे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया, और इसके बाद शुरू हुआ भारतीय इतिहास का पहला और इकलौता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चल रहा वो मुकदमा, जिस मुकदमे का वो वापस करवाने के लिए देश की सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, साम दाम दंड भेद की हर नीति आजमा ली इस पहलवान को दबाव में लाने की खातिर। मगर जो दबाव में आ जाए वो इस पहलवान का किरदार नहीं हो सकता है। इस बात का अंदाजा देश के प्रधानमंत्री को भी उस वक्त चला जब 12 जून 1975 के रोज पहली और आखिरी दफा देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर जज साहब ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनके प्रधानमंत्री पद की खातिर लड़े गए चुनाव को अवैध घोषित किया। जिस फैसले से डरी हुई प्रधानमंत्री ने आगे चलकर आपातकाल की घोषणा की, देश के तमाम नेताओं को जेल में बंद किया। मगर जिस नेता को आपातकाल में सबसे पहले गिरफ्तार कर सबसे आखिर में रिहा किया गया, उसका नाम बाद में बताएंगे, मगर वो था यही पहलवान, जिस पहलवान को
आपातकाल के बाद आस पड़ोस के सभी लोग उसके खुद के साथी ये सलाह देते फिर रहे थे कि किसी भी कीमत पर दोबारा प्रधानमंत्री के सामने उनके गढ़ में खड़े होने की गुस्ताखी मत करना, चूंकि इस दफा प्रधानमंत्री बड़े खतरनाक मूड में हैं, पूरी सरकारी ताकत लेकर लड़ेंगी और बहुत बुरा अपमान होगा। मगर जो सम्मानों और अपमानों की फिक्र करता हो उसे ये पहलवान नहीं कहते हैं। इसीलिए 1977 के लोकसभा चुनाव में दोबारा इसने प्रधानमंत्री के गढ़, उनके होम कंसिस्टेंसी में उनके सामने एक दफा फिर पर्चा भरा। मीडिया वालों ने कहा हार सुनिश्चित है, बस आंकड़ा बढ़ेगा। मगर इस पहलवान ने अपने समर्थकों से कहा, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और यकीन मानिए इस चुनाव प्रचार में इस पहलवान ने इतनी तबीयत से पत्थर उछाला कि आसमान में सुराख हुआ और देश के इतिहास में पहली और आखिरी दफा देश का प्रधानमंत्री अपने गढ़, अपनी होम कंसिस्टेंसी, अपनी पारिवारिक सीट पर पराजित हुआ, इसी पहलवान के हाथों करीब 50,000 से भी ज्यादा वोटों से। उम्मीद करता हूं अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं इंदिरा गांधी थी और वो पहलवान कोई और नहीं इंदिरा को कोल्ट और वोट दोनों में परास्त करने वाले राजनारायण थे, जिनकी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में कितनी अहम भूमिका थी, इसे शायद पूरा देश तो समझ रहा था, मगर शायद मोरारजी देसाई खुद नहीं समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने राजनारायण को अपने मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा तो सौंप दिया, मगर सरकार के भीतर वो तवज्जो नहीं दी जिसके राजनारायण हकदार थे, या कम से कम राजनारायण को जिस तवज्जो की उम्मीद थी। यही वजह थी कि जिस मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने की खातिर राजनारायण चंद महीनों पहले तक एड़ी चोटी का जोर लगाते फिर रहे थे, वही राजनारायण सरकार बनने के चंद महीनों के बाद ही मोरारजी से इस कदर खिन्न रहने लगे कि सरकार के भीतर के वो समीकरण तलाशने की कोशिश करने लगे कि कैसे मोरारजी को प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सके। इसी बीच एक रोज राजनारायण के पास आता है इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी का एक वार्ता प्रस्ताव, जो वार्ता संजय करना चाहते थे सरकार के भावी समीकरणों को लेकर। राजनारायण संजय के अंदेशों को भांप गए और उन्होंने संजय गांधी से मुलाकात करने के लिए हामी भर दी। जगह तय की गई मशहूर व्यवसायी कपिल मोहन का 11 पूसा रोड वाला बंगला, जहां रात के करीब 11:30 बजे कमलनाथ खुद गाड़ी चलाकर संजय गांधी को लेकर पहुंचते हैं। राजनारायण कमरे के भीतर पहले से मौजूद होते हैं, जिसके बाद रात करीब 12 बजे के बाद शुरू होती है वो मुलाकात, जिस मुलाकात के भीतर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी राजनारायण को प्रधानमंत्री के पद का प्रस्ताव देते हैं। संजय कहते हैं, हम जानते हैं आप में प्रधानमंत्री बनने की कुव्वत है, आप मोरारजी से अपने समर्थकों के साथ किनारे हो जाइए, हम आपकी सरकार को बाहर से समर्थन दे देंगे, आप देश के प्रधानमंत्री बन जाइए। तब राजनारायण ने संजय के थाल में सजा कर दिए गए प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को किनारे करते हुए कहा, वो बनना होगा तो बाद में हम बन जाएंगे, मगर अभी तो आप चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाने के प्रस्ताव पर सोच विचार कीजिए। दरअसल राजनारायण खुद प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे और मोरारजी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना भी चाहते थे। ऐसे में उनको बीच के रास्ते के तौर पे लगा कि अगर चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। वैसे भी चरण सिंह लंबे अरसे से प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी पाले हुए थे। चरण सिंह राजनारायण के बेहद करीबी थे। राजनारायण चरण सिंह को बहुत मान्यता देते थे, खुद को चरण सिंह का हनुमान कहा करते थे। तो मतलब हर तरह से उनके हिसाब से चरण सिंह सबसे बेहतर उम्मीदवार थे भावी प्रधानमंत्री पद की खातिर। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ उस मीटिंग में बल्कि आने वाले वक्त में संजय गांधी के साथ हुई दर्जनों मुलाकातों में बारंबार संजय के सामने चरण सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, जिन प्रस्तावों का ही यह कमाल था कि आगे मोरारजी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पार नहीं कर पाई, सदन के पटल पर गिरी और चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। तारीख गवाह है, ये राजनारायण और संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के बीच पकी खिचड़ी का ही कमाल था जो चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठ सके। मगर शायद चरण सिंह भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद राजनारायण की अहमियत भांप नहीं सके, इसीलिए उन्होंने उस सेक्युलरिज्म की नीति पर कुछ कमजोर कदम उठा लिए जो सेक्युलरिज्म राजनारायण की सांसों से जुड़ा मामला था।
यही वजह थी कि जिस चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाने की खातिर राजनारायण ने खुद के प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव को किनारे किया था, उन्हीं चरण सिंह के खिलाफ वही राजनारायण सरकार बनने के चंद महीनों बाद अखबारों में लेख लिखने लगे कि चरण सिंह सेक्युलरिज्म पर समझौता कर रहे हैं, चरण सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए ये वो वक्त था जब देश की मीडिया में बैठे पत्रकार राजनारायण से सवाल पूछने लगे थे कि आखिर आपका प्रधानमंत्री है कौन। पहले आप इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े, उन्हें हटवाया, फिर मोरारजी को बनवाए, फिर खुद मोरारजी से लड़ गए, मोरारजी को हटवाया, फिर चरण सिंह को बनवाने के लिए लड़े, फिर चरण सिंह के ही खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपका प्रधानमंत्री है कौन। तब राजनारायण ने मीडिया वालों से कहा था, ना मैं किसी पार्टी का हूं, ना कोई मेरी पार्टी है, ना कोई मेरा प्रधानमंत्री है, ना मैं किसी प्रधानमंत्री का हूं, मैं जनता का सेवक हूं, मैं इस देश का स्थायी विपक्ष हूं, प्रधानमंत्री कोई भी होगा मैं जनता की आवाज लिए उसके सामने झंडा बुलंद करता रहूंगा। यही वजह थी कि जब 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटी तो देश के एक बड़े तबके में बड़ी गहरी उत्कंठा बलवती हुई कि अब इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मुकाबला किस करवट लेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता पर विराज चुकी थी और राजनारायण दोबारा इंदिरा के खिलाफ बगावत करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। देश इंतजार कर रहा था एक और बड़े सियासी द्वंद का, मगर इसी बीच शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और नियति ने अपना ऐसा पासा पलटा कि वो राजनारायण जिनके 3 मन वजनी शरीर को टस से मस करने का साहस नहीं किया करता था कोई, उस शरीर को अचानक से व्याधियों ने घेर लिया और राजनारायण अचानक से इतने अस्वस्थ रहने लगे कि उनकी सियासी सक्रियता एक दायरे में सिमट के रह गई। मगर चिंता मत करिएगा, हम राजनारायण की इस दास्तान का अंत उनकी मौत से नहीं करने वाले हैं, बल्कि उनकी जिंदगी के उस एक किस्से से करने वाले हैं, जो किस्सा राजनारायण की असल तस्वीर, उनकी असल तासीर, उनकी असल तबीयत बयां करने वाला है। असल में हुआ क्या था, राजनारायण के एक सुपुत्र थे, उन्होंने उड़ीसा सरकार द्वारा आवेदित एक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, कहीं से यह बात उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू बाबू को पता चल गई कि राजनारायण के बेटे ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया है। तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासावश उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि जरा नतीजा देखो, राजनारायण जी के सुपुत्र ने फॉर्म भरा है, क्या स्थिति है। तो अधिकारियों ने बीजू बाबू को सूचित किया कि जी लड़के की परीक्षा तो अच्छी हुई है, मगर 2-3 नंबर से ही सही, मगर इस दफा चूक गया है, अगली दफा आ जाएगा। तो बीजू बाबू चूंकि राजनारायण को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और राजनारायण की प्रतिभा से भी प्रभावित थे, तो उनको लगा राजनारायण जी का बेटा है, 2-3 नंबर की बात है। तो उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग कर उड़ीसा सरकार में उनके बेटे की नौकरी सुरक्षित करवा दी। अच्छा, राजनारायण के परिवार में इधर जश्न मनने लगा कि बेटे की नौकरी लग गई, मगर जश्न के दौरान ही कहीं किसी से राजनारायण को यह पता चल गया कि उनके बेटे को यह नौकरी बीजू बाबू ने दिलवाई है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस बात का पता चलना था कि अगली सुबह राजनारायण बीजू बाबू के घर पहुंच गए, हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर बीजू बाबू का आभार व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि हाथ में डंडा लेकर बीजू बाबू के सामने धरना देने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे बेटे का पक्ष लेने की। बीजू बाबू ने समझाने की कोशिश की कि वो राजनारायण जी अपने घर का लड़का है, बस 2-3 नंबर की बात थी। तो राजनारायण डपट पड़े और बीजू बाबू को, उत्कल का सांड बीजू बाबू को डपटते हुए बोले कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का पक्ष लेने की खातिर। आज अगर मेरे बेटे को ये नौकरी मिल गई होती ना, तो मेरी जिंदगी की सारी तपस्या व्यर्थ होती कि मैंने जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ अर्पण किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, उस मुलाकात में राजनारायण ने बीजू पटनायक को बाकायदा धमकी दी कि वो तत्काल उनके बेटे की पक्की की हुई ये नौकरी रद्द करें, वरना वो उनकी सरकार के खिलाफ बाकी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी करने के मामले को सड़क पर लेकर जाएंगे और उनकी सरकार के खिलाफ धरना देंगे। सोच कर देखिए, एक नेता अपने बेटे की नौकरी रद्द करवाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने धरना देने की बात कर रहा है। ऐसे थे राजनारायण, जिनके जैसे नेता शायद सदियों में हुआ करते हैं, और हिंदुस्तान को तो राजनारायण के बाद वैसा नेता नसीब हुआ है या नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दें।